वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अब्दुल माजिद खान साहब से और इफ्तिखार अहमद खान साहब से। सर, मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म अगर आपके ख़्याल में या आपके और कॉलीग्स के ख़्याल में भी नाकाम रहे, तो सर अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट देंगे और आपको तो ये भी नहीं मालूम कि उनके वो वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे। तो वो नए जो साहब आ रहे हैं जिनको आपने अभी से अपनी सपोर्ट दे दी है, वो बेहतर कैसे परफॉर्म करेंगे? देखिए, गुजारिश मेरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आप देखिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जैसे सदर जरदारी साहब ने या चेयरमैन बिलावल ने अभी रिसेंटली जैसे बुनियादुल मरसूस और मार्का हक के बाद उन्होंने सफारतकारी की है और पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान को एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ कि ये किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर आना अब ज़रूरी इसलिए भी है कि ना सिर्फ इसका बेनिफिट जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको मिलेगा, जो हमारे महाजिन मुकीम पाकिस्तान हैं, क्योंकि उनकी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान देखिए, अभी मैं छोटी सी आपको गुजारिश करता हूं। सर, ये माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो इस हुकूमत का हिस्सा थे, तो जब वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए तो अब नई हुकूमत में वो कैसे परफॉर्म करेंगे? वो इस तरह की ये कोलिशन गवर्नमेंट थी और कोलिशन गवर्नमेंट में एक फॉरवर्ड ब्लॉक था, PMLN भी इसका हिस्सा थी और पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा थी, लेकिन मेजर डिसीजन मेकिंग जो थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास थी। हमारा जो आज़ाद कश्मीर का ये जो अगर निज़ाम अगर आप देखें तो इसमें चीफ एग्जेक्टिव जो है ये मंबा होता है तमाम इख्तियारात का, और ये जो मतलब आप कह लें कि सोल पावर जितनी भी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इस वजह से प्रॉब्लम्स आती रही, बल्कि कैबिनेट के सारे कुलीग्स प्राइम मिनिस्टर साहब को बारहा ये बात कहते रहे कि आप इनको एंगेज कीजिए, इन मामलात को हल कीजिए। अब इस पर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी तो इसके पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक ये था कि जब 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट थी तो आपकी अपोजिशन थी कोई नहीं, तो अपोजिशन थी कोई नहीं तो फिर शायद कुछ चीज़ें डेवलप की गई, बनाई गई और बाय डिज़ाइन उसको इस्टेब्लिश किया गया, जो बाद में सबके गले की हड्डी बन गया। और उस गले की हड्डी को ना आप ये थूक सकते हैं ना निकाल सकते हैं। मेरी नज़र में वक्त का तकाजा ये है कि आज़ाद कश्मीर ये किसी से हसास इलाके में हमें ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। नहीं तो सर, मुझे आप ये बताएं कि जब आपको गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे वोट मिला, आपने उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने, अब आप PPP में चले जाएंगे, PPP की हुकूमत बनाएंगे, तो ये भी तो लोगों जिस वोटर ने आपको ओरिजिनली वोट दिया था उसके लिए तो शायद आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। देखिए, पहली बात तो मैं क्लैरिटी करता चलूँ कि मैं किसी जगह ज्वाइन नहीं किया। हमने अपना एक ग्रुप बनाया है, वी आर स्टिल फॉरवर्ड ब्लॉक। हम अपनी एक सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट में थे। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ विच पार्टी सर? फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक चल रहा था, हम उसी के फॉरवर्ड ब्लॉक में से बीच में से निकले हैं क्योंकि हमारे इश्यूज हैं। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो 2.7 मिलियन लोगों की हकूक़ के ऊपर जो इस वक्त सौदेबाजी हो रही है, हमें उसके ऊपर कंसर्न्स थे। हमने ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर को पहले इन्फॉर्म की, फिर हमने इसके ऊपर, मैंने तो 17 तारीख को रिज़ाइन कर दिया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि आप हमारे हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और प्राइम मिनिस्टर की हमारे साथ ये कमिटमेंट थी कि अगर मैं आपके हकूक़ को प्रोटेक्ट ना कर सका तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। हमने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया प्राइम मिनिस्टर से कि आप हमारे लोगों के हकूक़ प्रोटेक्ट नहीं कर सके, लिहाजा आप अपना रेजिग्नेशन टेंडर करें। बिल्कुल ठीक जी। इफ्तिखार साहब, माफ करिएगा, उस वक्त मैंने आपकी बात काटी थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहता कि मेरी इत्तलात ये है कि कल वज़ीर आज़म कोई इम्पोर्टेंट फैसला करेंगे जिसमें वो, मुझे उनके करीबी ज़राए ने कहा कि 2 ऑप्शन हैं, एक असेंबली तोड़ने वाली और क्योंकि अगर वो नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन आ गई तो फिर तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल ठीक सर, इसलिए कल तक फैसला करना है। बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि वो इंडिकेट उन्होंने ये किया है कि फैसला बहुत हद तक इम्कान ये है कि कल रिजाइन कर देंगे, असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ओके माजिद साहब, सर वेरी क्विकली, जो एक बहुत अहम डिमांड थी, आपने भी उसका जिक्र किया जॉइंट एक्शन कमेटी का, जिसमें वो कह रहे थे कि जो सीट्स हैं मुहाजिरों की वो ख़त्म कर दें। सर, आप लोगों ने उस वक्त तो गालिबन ये कमिटमेंट कर ली थी, मगर अब ये करना ज़रा लगता है कि नई हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा। देखिए, मेरी इसमें गुजारिश ये है कि इसमें थोड़ा सा आप मुझे एक मिनट देंगी क्योंकि इसकी थोड़ी सी लॉन्ग हिस्ट्री है। ये नामुमकिन चीज़ है जो उस वक्त जब हीट ऑफ द मोमेंट थी तो शायद उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर किया।
اب یہ ایک نہ صرف یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں، بلکہ افتخار صاحب بھی سن رہے ہیں سر، یہ ناممکن بات ہے جو کمٹ کر لی تھی حکومت نے. 8 جنوری 1948 کو حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ریفیوجیز کو ڈسفرینچائز نہیں کریں گے، اور کوئی جورسڈکشن ان کنٹینمنٹ ہوگی تو یہ وائلیشن ہوگی آرٹیکل 25 کی یونائٹڈ نیشنز کی. اب میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان جنیوا کنونشن کے اندر، پاکستان OIC کے اندر، پاکستان نے دنیا کے ہر فورم کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ریفیوجیز کو پروٹیکٹ کرے گا. اور پھر گزارش میری یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں تو جب ہم آزاد ہوئے 47 میں، تو جب بیسک ڈیموکریسیز تھی اس وقت بھی ریفیوجیز کو یہ رائٹ دیا گیا. پھر جب 64 کا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ مجھے آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ بات مظاہرین کے سامنے تو آپ نے نہیں کی، وہاں تو آپ لوگوں نے کہہ دیا ان سے کہ ہم سیٹس کو ختم کر دیں گے. یہ ہم نے نہیں کہا، ہمارا تو یہی احتجاج تھا. اسی کو تو بیس کر کے میں نے ریزائن کیا کہ آپ نے ایک فریق کو جو 2.7 ملین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو سنا ہی نہیں، اور یک طرفہ طور پہ آپ نے ایک موب کے کہنے کے اوپر فیصلہ کر لیا. اور آپ نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کی کمٹمنٹس کو کمپرومائز کروا رہے ہیں دنیا کے سامنے. ہم نے تو بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے.